हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शाओमी के साथ होती है, जो 200 मिलियन का कार लेकर मिस्टर ली के पास पहुंच जाती है और उसे पैसे देकर बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो। ली बोलता है क्या पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी शादी तो मेरे भाई जियांग से होने वाली है ना, मेरा सगा भाई है। शाओमी बोलती है मैं ना जियांग से शादी नहीं करूंगी, मैं उसे अपनी शादी ना तोड़ने वाली हूँ। ली बोलता है क्या तुम्हारा मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया है, जो तुम उसे सबक सिखाने के लिए उसकी भाभी बनना चाह रही हो? पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कपल्स के बीच में झगड़ा होता रहता है, तुम्हें उससे बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। शाओमी बोलती है हम दोनों के बीच का झगड़ा ना कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ये पूछता है क्या उसने तुम्हें बुली किया है, तो वो नहीं बोल देती है। ये बोलती है तो क्या फिर उसने तुम्हें धोखा दे दिया है क्या? ये सुनकर शाओमी याद करने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शाओमी अपने फियांसी यानी कि जियांग के साथ एक पार्टी में आई होती है, जहाँ पर वो जियांग को किसी लड़की को फ्लावर देते हुए देख लेती है। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे शादी नहीं करेगी। जियांग उसे मनाने के लिए भी आता है, मैंने एक लड़की को फ्लावर क्या दे दिया, इसके बदले में तुम मुझसे शादी ही तोड़ दोगी, या फिर तुम मुझसे इस बात से गुस्सा हो कि अभी भी मैं रैन की इतनी ज्यादा हेल्प करता हूँ। देखो मैंने तुम्हें बताया है ना कि रैन एक ऑर्फन है और उसके पास कोई भी नहीं है हेल्प के लिए, तो मैं बस उसे सपोर्ट करता हूँ। शाओमी बोलती है इसीलिए तो मैं तुमसे शादी तोड़ रही हूँ, ताकि तुम अच्छे से अपनी उस रैन के पास जाकर उसकी हेल्प कर सको। जियांग बोलता है अरे मेरी माँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मेरे और उसके बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओमी बोलती है मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, लेकिन ये बात मुझे अच्छे से मालूम है, जब भी उसे तुम्हारी जरूरत पड़ती है उस समय तुम मुझे छोड़कर उसके पास दौड़े चले जाते हो, और मैं इसे ना और सहने वाली नहीं हूँ। जब तुम शादी से पहले ही ऐसा कर रहे हो तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करोगे। जियांग बोलता है तुम इस शादी को नहीं तोड़ सकती, हमारी फैमिली के बीच में ना बिजनेस डील हुई है, तुम अगर ये शादी तोड़ोगी ना तो याद रखना कि इसका कितना बुरा अंजाम होगा। लेकिन शाओमी उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में शाओमी सोच रही होती है बस हम दोनों की फैमिलीज के बीच में जो बिजनेस डील हुई है वो खराब ना हो, इसीलिए तो मैं इसके पास आई हूँ। ये तो बचपन से ही बहुत ज्यादा कोल्ड है और ऊपर से सबसे अलग भी रहता है। ये बोलता है अच्छा तो तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो जियांग के साथ अपना रिश्ता तोड़ने के लिए, फिर तो तुम्हें मुझे कोई रीजन देना चाहिए ना, ताकि मैं कन्विंस हो जाऊँ। शाओमी उसे बैठकर समझाने लग जाती है देखो तुम्हारे डैड भी ना तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, अगर तुम मुझसे शादी करते हो ना तो हम दोनों की फैमिलीज के बीच में जो बिजनेस डील हुई है वो अच्छे से पूरी होगी और फिर तुम्हें कोई शादी के लिए फोर्स भी नहीं करेगा, और जब बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो 3-4 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, और साथ ही में मैं तुम्हें 200 मिलियन भी दे रही हूँ। सोचो एक तीर से 3 निशाने हो रहे हैं। वो बोलता है देखो तुम मुझे मत समझाओ, मेरी शादी का डिसीजन लेने का हक मेरे पास है। शाओमी को तो गुस्सा आ जाता है, इस आदमी को हैंडल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। देखो मैं तुम्हें ना 230 मिलियन दे दूंगी, तो क्या हुआ और पैसे बढ़ाओ ना। शाओमी बोलती है देखो मेरे डैड ने ना मुझे बस इतने ही पैसे दिए हैं और इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। ले बोलता है अगर अभी भी मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम क्या करोगी आगे? शाओमी बोलती है मैं ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म की लड़की हूँ, अगर मैंने ठान लिया है ना तो मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। ली बोलता तुम मेरे पास हेल्प के लिए आई थी, तो क्या तुम पहले से श्योर थी कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा? शाओमी बोलती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हाँ ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन हर बर्थडे पर तुम मुझे गिफ्ट दिया करते थे, मेरे बर्थडे पार्टी में भी आते थे, तो मुझे लगा कि हमारे बीच में इतना कनेक्शन तो है ही कि कम से कम तुम शायद मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह समझते होंगे और मेरी हेल्प करोगे। ली सुनकर तुरंत ही दूसरी तरफ फेस कर लेता है। शाओमी उसे सॉरी बोलती है अगर तुम इसके लिए नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शादी तो मैं नहीं करने वाली और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ये शादी तोड़ूंगी, फिर तुम लोगों की कंपनी के ऊपर भी असर पड़ेगा, तो मैं इसके लिए पहले से ही तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मेरी फैमिली शादी तोड़ रही है तो हम लोग कंपनसेशन भी भर देंगे, मैं इस बारे में अपने डैड से बात कर लूंगी। ये बोलकर शाओमी वहाँ से जाने लगती है। तभी लियो से रोक कर बोलता ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और हाँ तुम सारी चीजें ना मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगा। शाओमी बोलती है लेकिन तुमने पूछा नहीं कि मैं जियांग के साथ
अपनी शादी क्यों तोड़ रही हूँ। बोलती है वो तो मैं समझ गया कि उसने तुम्हें चीट किया है। बोलती है क्या हम दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। वो बोलता नहीं इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं। शाओमी बोलती हाँ मुझे तुम्हारे बारे में ना मेरे डैड ने बताया था, तुम बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और तुम कभी अपनी बातों से नहीं पलटते, इसलिए मुझे ना तुम पर बिलीव है। वैसे मैं क्या तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। वो बोलता हाँ बोलो मैडम। बोलती है तुम मुझे कभी लाइक मत करना, मुझे चलेगा, लेकिन कभी मुझे ना बुरी तरीके से ट्रीट मत करना। तभी ली का सेक्रेटरी आकर उसे बताने लग जाता है बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में ना सभी आपका मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। शाओमी बोलती है ठीक है तुम अपना काम करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओमी अपने स्टूडियो में होती है और अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मिल्क टी लेकर आता हूँ। वो बोलती है तुम्हें ना मेरे लिए अब ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों अलग हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जियांग बोलता है फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। और रही बात रैन की, जल्दी उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है, उसके बाद उसकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी, तो मैं उसे मिलने नहीं जाया करूँगा। देखो तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो वो चेंज करूँगा। शाओमी बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे लाइक ही नहीं करते हो। जियांग बोलता है तुम ना बस जेलस हो रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। और देखो तुम अब अच्छे से रेस्ट करो, कल तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शाओमी अपने बिजनेस ट्रिप पर होती है। वो एक होटल में रुकी होती है। तभी उसकी फ्रेंड शू उसे कॉल करती है और उसे बताती है तुम इतनी जल्दी शादी करने जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। शाओमी बोलती है क्या तुमने कहीं से मेरे बारे में गॉसिप सुन ली है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारे बारे में जो न्यूज है ना वो हेडलाइन पर है, अगर जियांग ने पोस्ट ना किया होता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। ये सुनकर शाओमी शॉक हो जाती है और जल्दी से जियांग का पोस्ट देखती है। उसने अपनी और उसकी शादी के बारे में अनाउंसमेंट कर रखी होती है। शाओमी को तो गुस्सा आ जाता है, आखिर ये ली मुझसे पैसे लेने के बाद कर क्या रहा है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे कॉल करती है। वो पूछता है कौन है भाई। शाओमी बोलती है मैं ना तुम्हारी क्रेडिटर बात कर रही हूँ। वो बोलता है बोलो आखिर इतनी रात को मेरी क्रेडिटर ने मुझे क्यों कॉल किया है। शाओमी बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी और जियांग की शादी के बारे में न्यूज हेडलाइन पर है। वो बोलता है तुम्हें अब पता चल रहा है। शाओमी बोलती क्या तुम भूल गए हो तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। वो बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। वो बताती है कल ही मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाली हूँ। वो बोलता है फिर आज जाओ ना। शाओमी मन में सोचती है अगर मैं ग्रैंडपा के सामने अपनी एंगेजमेंट होने की बात करूंगी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। ली बोलता है तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। वो बोलती है ठीक है अगर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ली बोलता है ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। शाओमी उसे समझाती है देखो अब ना तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज कर दो ना, क्योंकि मैं जियांग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो बोलता है तुम टेंशन फ्री होकर आराम करो। शाओमी उसे गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देती है और सोचती है बस वो मुझसे झूठ ना बोल रहा हो और वो अपनी बात पूरी करे। बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद शाओमी सीधा जियांग के घर पर आ जाती है। यहाँ पर पहले से ही उसके डैड और स्टेप मॉम बैठी हुई होती हैं। के बाद शाओमी यहाँ पर जियांग और मिस्टर ली के ग्रैंडपा से मिलती है, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और पूछते हैं जियांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, क्या वो तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने नहीं गया। शाओमी बताती है वो बिजी था। इतने में हाउसकीपर आकर ग्रैंडपा को एक बुरी खबर देता है जियांग के बारे में ना रूमर फैल गए हैं कि वो अपनी फियांसी को चीट कर रहा है और किसी और लड़की के साथ है और वो फोटो में रैन को हक कर रहा होता है। सभी फैमिली मेंबर ये फोटो देखने लग जाते हैं। ग्रैंडपा की तो तबीयत ही खराब होने लग जाती है। जियांग की मॉम तुरंत ही शाओमी के डैड को एक्सप्लेन करने लग जाती है फोटो पर ना बिल्कुल भी यकीन मत करना, बेटा ऐसा नहीं है जो बाहर लड़कियों के साथ मुंह मारेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने बहुत ज्यादा गलत किया है। अब बस शाओमी के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है। शाओमी बोलती ग्रैंडपा
आप इतना ज्यादा परेशान मत हो, शादी की ही तो बात है और आपका एक ही ग्रैंडसन थोड़ी है, ली भी तो है ना, मैं उससे शादी कर सकती हूँ। मॉम बोलती है तुम एक बार जियांग से बात तो कर लो, उसे एक एक्सप्लेन करने का मौका तो दे दो। के बाद ग्रैंडपा भी शाओमी को समझाने लग जाते हैं शादी ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। शाओमी बोलती है ग्रैंडपा मैं सीरियस हूँ और मैं सच में ली से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ अगर वो भी मान जाए तो। तभी इतने में ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। शाओमी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, हम लोग तो पहले ही डील कर चुके हैं। लेकिन मॉम तो उसे डांटने लग जाती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे भाई की फियांसी है, तुम्हें तो उल्टा अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए उसके बारे में ये झूठी गॉसिप हटाने में। ग्रैंडपा ली से पूछने लग जाते हैं जियांग के बारे में जो गॉसिप फैली है, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है। शाओमी के डैड पूछने लग जाते हैं क्या सच में जियांग और उस दूसरी लड़की रेन के बीच में कोई रिश्ता है क्या। ली बताने लग जाता है वो लड़की जो रेन है ना वो एक बार किडनैप हो गई थी और वो जियांग से ना बचपन में मिली थी, जब वो गायब हो गया था तभी दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी और अब ये लोग इतने सालों बाद मिले हैं, इसलिए इन दोनों का रिश्ता ना बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इसके बाद ग्रैंडपा शाओमी के डैड से पूछने लग जाते हैं जियांग को छोड़ो, तुम मेरे पोते ली और शाओमी की शादी के बारे में क्या सोच रहे हो। शाओमी के डैड तो सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी जल्दी से ली की मॉम बोलने लग जाती है शादी के लिए ना बराबर की जोड़ी होनी चाहिए और ली शाओमी से 8 साल बड़ा है, वो हमेशा अकेला रहता है और बस कंपनी के काम में बिजी रहता है, वो शाओमी को कहाँ खुश रख पाएगा। जेनी के डैड को भी ये बात एकदम सही लगती है, शाओमी और ली एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे, क्योंकि शाओमी को उन्होंने बहुत ही ज्यादा लाड से पाला है, वो हमेशा अपनी मनमर्जी की चीजें करती है। ली शाओमी के डैड को समझाने लग जाता है मैंने शाओमी को ना बचपन से ही बड़े होते हुए देख रहा हूँ और मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानती है, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करेगी। और हाँ मैं मानता हूँ कि हमारा प्रोफेशन और हॉबीज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाऊंगा, बल्कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ना शाओमी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे जो भी चीजें पसंद है मैं वो उसे करने दूंगा। ग्रैंडपा ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, ये तो वही हुआ जो मैंने पहले डिसाइड कर रखा था। ये सुनकर शाओमी बोलते ग्रैंडपा आप क्या रहे हैं। जेनी के डैड उसे बताने लग जाते हैं एक्चुअली में जब तुम दोनों छोटे थे ना तो तुम दोनों के ग्रैंडपा ने आपस में तुम लोगों की शादी तय कर दी थी और फिर ये डिसाइड हुआ था कि ली तुमसे 8 साल बड़ा है तो फिर तुम दोनों की जोड़ी सही नहीं रहेगी, इसीलिए ली की जगह पर जियांग की शादी तुम्हारे साथ तय हो गई थी। शाओमी की स्टेप मॉम बोलने लग जाती है शाओमी और ली दोनों के नाम के मीनिंग भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ग्रैंडपा बताते हैं उन्होंने शाओमी और ली दोनों का नाम एक दूसरे से मैच होता हुआ रखा था, कपल की तरह। ये सुनकर शाओमी तो और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है। इसके बाद दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। ली बोलता है अब नेक्स्ट बारी है हमारी शादी को पब्लिक करने की। के बाद वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो ले रही होती है, लेकिन बोलती है मुझे ना कुछ कमी लग रही है। जिसके बाद वो भी अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ता है और वो फोटो लेकर पोस्ट कर देते हैं। दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। शाओमी देखती है शादी को पब्लिक करने के बाद तुरंत ही उन दोनों की कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं। शाओमी सोचती है सच में 200 मिलियन वर्थ इट रहे। से बोलने लग जाती है बस हम दोनों के बीच का डिवोर्स भी ना आसानी से हो जाए, ये बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सुनकर ली को तो गुस्सा आ जाता है अगर तुम ऐसे डिवोर्स की बात करोगी ना तो जल्द ही लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे बीच में फेक कपल वाला रिलेशन है। शाओमी बोलती ठीक है मैं समझ गई और मन में सोचती है मुझे अभी पब्लिक के सामने अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा, रियल हस्बैंड वाइफ की तरह। दूसरी तरफ जियांग रेन को एक होटल रूम में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर रह सकती हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल मैनेजर से बात कर लेना और फिक्र मत करो इंटरनेट पर जो हमारे बारे में रूमर्स फैल गए हैं ना मैं उसे जल्दी ही हटवा दूंगा। ये बोलकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसका गार्ड उसे बताता है उसे यहाँ पर रेन को होटल तक नहीं लाना चाहिए था, ये सही नहीं है। इवन वो उसे शाओमी और ली की शादी के बारे में बता देता है। आपकी फियोंसी की शादी ना आपके भाई के साथ हो चुकी है। ये सुनकर जियांग के तो तोते उड़ जाते हैं। इधर
शाओमी को जियांग की कॉल आती है। बोलता है इंटरनेट पर तुम्हारी शादी की ये जो न्यूज आई है वो झूठी है ना, आखिर तुम मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हो। शाओमी बोलती है ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, हम जो भी करते हैं ना उसका अंजाम हमें ही सहना होता है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद ली को घर से कॉल आती है। उसे पता लगता है कि उसका भाई जियांग घर पर गया हुआ था। उसने वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा हंगामा किया, जिसकी वजह से ग्रैंडपा गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे पनिशमेंट दे दी है। शाओमी भी ये बात सुन लेती है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ये बोलते क्या हुआ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्या? देखो अब रिग्रेट करने का ना कोई फायदा नहीं है, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के घर पर छोड़ देता हूँ। के बाद ली यहाँ पर अपने घर पर पहुँच जाता है और देखता है उसका भाई जियांग यहाँ पर बारिश में नील डाउन हो रखा होता है और वो ली को देखते ही रोने लग जाता है। भाई आप जरूर यहाँ पर मेरी हेल्प करने आए होंगे ना, ग्रैंडपा आपकी सुनते हैं, आप प्लीज उन्हें मेरे बारे में बताओ ना, और शाओमी को भी एक्सप्लेन करो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे रूमर्स ना झूठे हैं। और भाई मैं जानता हूँ आपने ना बस कंपनी की वजह से ये शादी की होगी, आप तो शाओमी के बारे में कुछ फील भी नहीं करते हो, आपने बस मेरी हेल्प करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। भाई मैं सही बोल रहा हूँ ना, आप जल्दी उसे डिवोर्स ले लोगे ना और उसे छोड़ दोगे ना। ये बोलता है सिचुएशन अभी ना बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है। जियांग बोलता है भाई मेरे और रेन के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दोस्त है। मैं इस बारे में शाओमी के डैड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा और उनसे भी माफी मांग लूंगा। जिसके बाद ली उसकी और रेन की हक करने वाली फोटो दिखाता है और पूछता है क्या आप ये देखने के बाद भी तुम बस उसके साथ अपने रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप का नाम दोगे? जियांग बोलता है रेन को ना किसी ने छेड़ने की कोशिश की थी और मैंने बस उसकी हेल्प की थी, मैं बस उसे कंफर्ट करने के लिए हक कर रहा था और कुछ भी नहीं है। प्लीज भाई आप ही मेरी हेल्प करो ना, मेरा नाम क्लियर कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उससे पहले क्लियरली तुम ये सोच लो कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि तुम्हारे और रेन के बीच में कुछ भी नहीं है, भी जान लेना उसके बाद रेन का करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हें बताओ कि तुम किसे चूज करोगे, रेन को फिर या शाओमी को? लेकिन जियांग तो रेन को ही चूज करता है। बचपन में उसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसे रीपे करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उसे उस तरीके से लाइक नहीं करता हूँ। बोलता है अब तुमने ये डिसीजन लेकर तुमने ये बात प्रूव कर दी है कि शाओमी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जियांग बोलता है भाई मेरे लिए आप शाओमी का ख्याल रखना। गुस्से में बोलने लग जाता है मैं उसके साथ कैसे रहूँगा, ये तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, इन सब में ना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल कर ली उसे अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाओमी अपनी मॉम डैड को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही होती है। लोग तो उसकी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बोलते हैं तुम दोनों की शादी हो गई है इसलिए अब तुम दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। शाओमी इसके लिए मान जाती है, उसके डर उसे समझाने लग जाते हैं आगे चलकर लाइफ में उसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे बिल्कुल भी अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। इंसान का दिल ना बहुत ही जल्दी बदल जाता है, तो अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई बंदा तुम्हारे साथ बिल्कुल ही चेंज हो जाए तो तुम उसकी परवाह मत करना और ना ही खुद को ब्लेम करना। और अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई बंदा बिल्कुल ही चेंज हो जाए तो तुम उसकी परवाह बिल्कुल भी मत करना और ना ही खुद को ब्लेम करना, उल्टा उसे सबक सिखाना जो भी तुम्हें बुली करे। शाओमी बोलती है डैड मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है, मैं कभी अपने आप को ऐसे बुली नहीं होने दूंगी। शाओमी की स्टेप मॉम उसे बोलती है तुम्हें तो अच्छे से पता है कि ली कितना ज्यादा कोल्ड टाइप का बंदा है, तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो तो उसे क्लियरली बता देना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा है। अगर तुम उसे अपनी सारी चीजें बताओगी तो कि तुम्हें किस चीज से तकलीफ है और किस चीज से नहीं तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। रिलेशनशिप में ना दोनों तरफ से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम अपनी तरफ से ना सारी चीजों को क्लियर रखना। शाओमी बोलती है आप दोनों कितने ज्यादा अच्छे हो ना। स्टेप मॉम बोलती है हमेशा इस बात को याद रखना, मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे चाहे तुम जो मर्जी डिसीजन लो। शाओमी तो खुश होकर अपनी स्टेप मॉम को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे शाओमी ली को कॉल कर उसे घर पर आने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो कंपनी से तुरंत ही घर पहुँचता है और मेड से पूछता है क्या हुआ है। वो उसे बताती है मिस शाओमी ने मुझे चाय लाने के लिए बोला था लेकिन चाय नहीं थी,
तो मैंने उन्हें जूस दे दिया। इसके बाद इन्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई और इस वजह से ये मुझसे बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है असल में उस मेड ने शाओमी के साथ बदतमीजी की होती है। मैंने उसे चाय लाने के लिए बोला था लेकिन ये मोहतरमा तो कुछ और ही लेकर आ जाती है। मैं बोलती है मैं इसे नहीं पीऊंगी, जाकर तो मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। फिर उसे बोलती है इस फैमिली में ना कोई भी चीज वेस्ट नहीं की जाती है, इसलिए आपको ये पीनी ही पड़ेगी। इसी बात पर शाओमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब में वो मेड को बोल रही होती है तुमने ना मुझे बहुत ही ज्यादा अपसेट कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। मेड बोलती है आप मुझे बुली कर रही हैं। शाओमी बोलती है मैं आखिर तुम्हें फायर क्यों नहीं कर सकती, और इस बारे में वो ली से पूछने लग जाती है। उसके बाद ली मेड को बोलता है जाकर अपनी सैलरी ले लो, अब से यहाँ पर काम करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। मेड बोलती है बॉस आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ली बोलता है तुमने ना मेरी वाइफ की बेइज्जती की है और यहाँ पर ना मेरी वाइफ की ही चलेगी, और अगर मेरी वाइफ तुमसे खुश नहीं है तो मैं ही तुम्हें खुद फायर कर रहा हूँ। जिसके बाद मेड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। हमें तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, चलो इसने आज मेरी इज्जत रख ली। इसके बाद ली खुद अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाकर लेकर आ जाता है और उसे देता है। शाओमी जैसे ही उसे टेस्ट करती है तो उसे अच्छी लगती है। वो सोचने लग जाती है सच में इसे तो ये भी पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मेड आंटी आकर बताती है मैंने आपका और आपकी वाइफ का रूम क्लीन कर दिया है। ली शाओमी को बोलता है तुम ना मास्टर बेडरूम में सो जाना और मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओमी अपने रूम से बाहर आती है तो वो बिल्ली को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है ये कहाँ से आई। ली उसे बताता है ये मेरी पाली हुई बिल्ली है, अगर तुम्हें बिल्ली पसंद ना हो तो मैं इसे अपने ग्रैंडपा के घर पर भिजवा देता हूँ। शाओमी बोलती नहीं मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसकी आईज तो बिल्कुल मेरी तरह ब्लू है। शाओमी उस बिल्ली के साथ खेलने लग जाती है। ली उसे देख रहा होता है। तभी शाओमी उसे पूछती है वैसे तुम अपनी इस पेट को किस नाम से बुलाते हो। ये बोलता है मैं तो इसे बिल्ली ही कहता हूँ। शाओमी तो शौक हो जाती है भला कौन अपने पेट को बिना नाम के रखता है। मेड आंटी आकर बोलती है मैं शाओमी क्यों ना आप ही इस बिल्ली को एक नया नाम दे दो। उसके बाद शाओमी उसका नाम मिनी रख देती है और ली उसे ही देख रहा होता है। रात में शाओमी स्टडी रूम में बैठकर काम कर रही होती है। रात को ली काम खत्म कर घर पर आता है तो उसे स्ट्रिक्टली बोलने लग जाता है चलो काम खत्म कर रूम में जाकर सो जाओ, इतनी देर रात तक अगर तुम जागोगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शाओमी उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी ली बोलता लाओ अपना फोन भी दो, रूल है कि तुम फोन नहीं लेकर जाओगी, ये तुम ठीक से सो नहीं पाती हो। शाओमी गुस्से में उसे अपना फोन पकड़ा देती है। उसे ऐसे परेशान देखकर ली तो स्माइल करने लग जाता है। सीन में शाओमी अपने रूम में होती है और वो अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बताती है मैं होली सेम रूम में नहीं रहते बल्कि अलग अलग सोते हैं। फ्रेंड बोलती है क्या कहा अलग अलग, शादी होने के बाद तुम लोग अलग अलग कैसे सो सकते हो, अभी तक तुमने इतने अच्छे हस्बैंड का फायदा नहीं उठाया तो फायदा ही क्या उससे शादी करने का। अभी वो देखती है कि बारिश हो रही है तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है चलो अब मैं सो जाती हूँ। इसके बाद शाओमी सो जाती है लेकिन बारिश की आवाज की वजह से उसे सपने में अपनी रियल मोम दिखाई दे रही होती है, कैसे वो कार एक्सीडेंट में उसके सामने मर गई थी। इसके बाद उसके डैड उसकी मोम के लिए रो रहे होते हैं। ये सपना देखकर शाओमी जाग जाती है और बारिश की आवाज से उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद ली भी जल्दी से घर आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि शाओमी को बारिश की आवाज से डर लगता था। वो जल्दी से उसके रूम में आकर उसके पास आता है और उसे बोलता है मैं बस खिड़की और दरवाजे ना बंद करने के लिए आया था। बोलती है वो तो मैंने पहले ही बंद कर दिए थे। वो बोलता है तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रखूं। शाओमी बोलती है नहीं। के बाद ली उसके लिए जो रिंग लेकर आया था वो वहीं पर रख देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। शाओमी सोचती है ये भी कोई पूछने वाली बात थी, भला तुम्हें पता है ना मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ली तो बस अपने कपड़े चेंज करने के लिए गया था। शाओमी के रूम में वापस आ जाता है और ये मुंह बनाकर बैठी हुई होती है और बोलती है तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो। बोलता है मैं कैसे अच्छा नहीं हूँ। बोलती है बस अच्छे नहीं हो कहा ना। बोलता है रात ना बहुत ही ज्यादा हो चुकी है अब तुम सो जाओ। उसके बाद शाओमी लेट जाती है और देखती है उसने हाथ में रिंग पहनी हुई है और टेबल पर भी एक रिंग रखी हुई है। वो जल्दी से अपनी वाली रिंग उठाकर अपने हाथ में पहन लेती है। उसे बताता है वेडिंग रिंग को ना लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। जल्दी से वो रिंग दूसरे हाथ में पहनने लग जाती है और बोलती है मुझे नहीं पता था, और फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें ब्लू कलर पसंद है, क्योंकि तुम्हारी रिंग ना ब्लू कलर की है, तुमने जो वॉच पहनी है वो भी ब्लू कलर की है, तुम्हारी बिल्ली की आईज भी ब्लू कलर की है।
ली बोले ये सब ना एक कॉन्सिडेंस है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और दूसरी तरफ फेस कर लेट जाती है और सोचती है मेरी आईज भी ब्लू है, लेकिन कभी इसने बताया ही नहीं कि इसे मेरी आंखें भी पसंद होगी। ये बात शामी जब सो जाती है तो ली उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर चला जाता है। मॉर्निंग शामी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी ली भी अपने काम पर जाने के लिए बाहर निकलता है। देखता है शामी के 2 बैग वहाँ पर रखे हुए हैं। शामी मन में सोच रही होती है अरे मैं तो इसे बताना ही भूल गई कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। उसे बताती है मुझे फोटोशूट के लिए ना एक जगह पर घूमने जाना है, मैं अभी निकलने वाली हूँ। ली पूछता है तुमने ये प्लान कब से कर रखा था? शामी बोलती है मैंने ना अभी डिसाइड किया है। बोलता तुम ना मुझे ऐसे फूल नहीं बना सकती हो, तो वो तुरंत ही उसे सॉरी बोल देती है। अगली बार मैं तुम्हें एडवांस में बता दूंगी। ये बार ली जल्दी से उसके होठों को साफ करता है और बोलता है आराम से जाना और होटल पहुंचने के बाद मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर देना। शामी बोलती है ओके और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शामी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है और वो फोटो लेकर ली को सेंड कर देती है। देखती है कि उसने वही कैट वाली डीपी लगाई हुई है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। थोड़ी देर बाद शामी को गुस्सा आने लग जाता है, उसने अभी तक मेरा मैसेज देखा नहीं, आखिर उसने मुझसे मांगा क्यों था? फिर वो मैसेज भी डिलीट कर देती है और साथ ही उसने जो कैट वाली डीपी लगा दी होती है उसे भी हटा देती है। इतने में उसे ली की कॉल आ जाती है। वो पूछता है तुम कहाँ पर हो? शाओमी उसे बताने लग जाती है मैं यहाँ ना बीच के राइट साइड पर बैठी हुई हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर आने का सोच रहे हो? ठीक है मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं रुकने वाली, चाहे तुम मिस्टर ली ही क्यों ना हो, मैं नहीं देखने वाली तुम्हें। वो बोलता है मुझे ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसे पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। शाओमी तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या तुमने मेरे फोन में कोई ट्रैकर लगा कर रखा हुआ है? वो बोलता है पहला तो ये कि मैं किसी के प्राइवेट मैटर में किसी की प्राइवेसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि तुमने खुद ही पोस्ट की थी इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया। शाओमी बोलती है अच्छा तो तुम मेरा पोस्ट देखते हो, फिर तुम लाइक क्यों नहीं करते हो? वो बोलता है मैं किसी के भी पोस्ट को लाइक नहीं करता। शाओमी बोलती है ठीक है लेकिन अब से मेरा पोस्ट लाइक करना होगा। वो बोलता है क्या ये जरूरी है? वो बोलती है ऑफ कोर्स मुझे लाइक्स की कमी है और अगर तुम दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी ना। वो बोलता है ठीक है मैं याद रखूंगा। शाओमी तो खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं। ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में लगी हुई उस चोट के निशान को फील करता है। शाओमी बोलते याद है ना ये निशान तुम्हारी वजह से हुआ था। फ्लैशबैक में शाओमी के हाई स्कूल वाला टाइम को दिखाया जाता है जब वो चुपके से अपने डैड की सिगरेट को लेकर स्मोक करने का सोच रही होती है। जैसे ही वो सिगरेट को जलाती है तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है। उसे छुपाने के लिए वो जल्दी से सिगरेट को अपने हाथ में ले लेती है। इसी दौरान उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जो देखकर ली उसे डांटता है क्या तुम्हें मार खानी है? के बाद वो जल्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसकी हाथ की चोट पर दवा लगाता है। में ये दोनों होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ली का सेक्रेटरी तो पहले ही पहुंच चुका होता है। वो इन लोगों को बताने लग जाता है होटल के सारे रूम ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और सिर्फ एक ही रूम बचा है। के बाद वो शाओमी से पूछता है क्या अब आपको दूसरे होटल में जाना है मैडम? शाओमी बोलती है कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ना रूम शेयर कर लेंगे। बाद वो अपने रूम में जाने के लिए निकल जाती है। ली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने सेक्रेटरी को बोलकर होटल के सारे बचे हुए रूम को पहले ही खरीद लिया होता है, इसलिए कोई भी रूम नहीं बचा था। जैसे ही ली अपने रूम में आता है शाओमी उसे बोलती फिक्र मत करना, मैं ना बड़े अच्छे से सोती हूँ। यहाँ पर ना एक डांस प्रोग्राम होने वाला है, मैं उसे देखकर ही घर वापस जाना चाहती हूँ। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शाओमी बोलती है क्या तुम्हारे काम को डिले नहीं हो जाएगा? वो बोलता है नहीं तुम्हारे लिए मैं फ्री हूँ। शाओमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोने के लिए एक मेडिसिन लेने जा रही होती है। ली उसे रोकता है और बोलता है सोने के टाइम है ना, तो कोई मेडिसिन मत लो। शाओमी बोलती है ये मुझे मेरी डॉक्टर ने दी है, तभी मुझे नींद आएगी। ली मना कर देता है नहीं ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो इसे बिल्कुल भी मत लो। शाओमी उसकी बात मानकर सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती और ली को बोलती है तुमने मुझे ये मेडिसिन नहीं लेने दी तो अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि तुम मुझे सुलाओगे, चलो मुझे एक स्टोरी सुनाओ। ली मान जाता है और उसे एक कहानी पढ़कर सुनाने लग जाता है। के बाद जैसे ही शाओमी सो जाती है तो ली उसे देखकर उसे गुड नाइट विश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा ली बेड के किनारे पर सो रहा होता है और शाओमी तो उसके ऊपर पसर कर सो रही होती है। जैसे ही वो उठती है तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है।
ये मैं कैसे सो रही थी। लेकिन जैसे ही बेचारा ली उठता है तो उसके ऊपर ही इल्जाम लगा देती है, तुम कैसे सो रहे थे, मैंने कहा था ना मैं बहुत ही अच्छे से सोती हूँ। बोलता हाँ तुम्हारा स्लीपिंग पोस्चर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शाओमी बोलती है मैं अकेले में तो अच्छे से ही सोती थी, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। ये तो स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद ये लोग डांस प्रोग्राम देखने के लिए बाहर आ जाते हैं और शाओमी बहुत सारी फोटोज ले रही होती है। तो ली को बोलती है अगर यहाँ पर फायर वर्क हो रहा होता तो और भी अच्छा होता। इसके बाद ली तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को इशारा कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पर फायर वर्क का भी इंतजाम कर देता है। शाओमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, को हक कर उसे शुक्रिया अदा कर रही होती है। वो बोलता है ये भी कोई थैंक्स करने वाली बात है क्या। शाओमी बोलती है तुम हम लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानते हो, हमें ये सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद दोनों बाहर एंजॉय करने के बाद वापस से होटल रूम में आ जाते हैं और ली यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है। शाओमी उसे बोलती है मैंने ना अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, तो मुझे जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है ना, मुझे अपने लाइक बढ़ाने हैं। पूछते तुमने क्या पोस्ट किया है। वो बोलती है अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी। के बाद वो उसे अपना फोन दे देता है, लो तुम खुद ही लाइक कर दो। बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे फोन की प्राइवेसी को लीक कर दूंगी। बोलता करके तो देखो कुछ है ही नहीं। इसके बाद शाओमी उसका फोन यूज करने लग जाती है और वो जल्दी से अपने नंबर को उसके फोन में वाइफ के नाम से सेव कर देती है। के बाद फटाफट से लेटकर सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। ली अपना लैपटॉप रखकर शाओमी को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है मेरा फोन यूज करते टाइम तुम बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग बन रही थी, तो अब नर्वस क्यों हो रही हो। शाओमी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो सोच रही थी मैं इतनी अच्छी और प्यारी लड़की हूँ, लेकिन मेरी स्लीपिंग पोस्चर की वजह से तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए इसलिए मैं तुमसे दूर थी। लेकिन ली तो उसे और भी ज्यादा अपने करीब कर लेता है। शाओमी उसे टच करने लग जाती है। वो बोलता है नहीं अभी जल्दी से सो जाओ, सुबह हमें जाना भी है। मॉर्निंग ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं। शाओमी तो मेड आंटी के लिए भी गिफ्ट लेकर आई होती है जो वो उन्हें दे देती है। इसके बाद वो ली को भी एक गिफ्ट देती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो शाओमी को बोलता है पहली बार तुमने मुझे कोई तोहफा दिया है। शाओमी बोलती है फीलिंग्स दो तरफा होनी चाहिए ना, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद जब ये दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो शाओमी उसे बताती है आज मुझे अर्जेंटली एक एक्ट्रेस की फोटो शूट करने के लिए जाना है। और यहाँ पर सेट पर जो एक्ट्रेस फोटो शूट के लिए आई होती है वो तो यहाँ पर बस ली के लिए आई होती है। उसे लग रहा था मिस्टर ली की शादी हो गई है तो क्या हुआ, उन्होंने बस अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस मैरिज की है, उन लोगों के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं यहाँ पर न एक बड़ा हंगामा करूंगी ताकि ली को यहाँ पर आना पड़े और इसके लिए मैं फोटोग्राफर की असिस्टेंट को अपना निशाना बनाऊंगी। इसके बाद जब असिस्टेंट उसके कपड़ों को ठीक कर रही होती है तो वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है और उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है तुम ना ठीक से काम नहीं कर रही हो। शाओमी अपनी असिस्टेंट की साइड ले रही होती है और उस एक्ट्रेस पर चिल्ला रही होती है, लेकिन वो तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। और उस एक्ट्रेस का मैनेजर बोलता है यहाँ पर कोई कैमरे भी नहीं लगे हुए, तो आप लोग हमारी एक्ट्रेस को ऐसे झूठा नहीं बोल सकते हो। के बाद शाओमी बोलती है यहाँ के पर्सनल इंचार्ज को बुलाने के लिए बोलो, सब कुछ ठीक करे। अभी वहाँ पर ली आ जाता है शाओमी की हेल्प करने के लिए। वो एक्ट्रेस तो मुंह उठाकर उसके सामने आ जाती है उससे बात करने के लिए। शाओमी समझ जाती है यानी इसका निशाना मेरा पति था, इसके लिए ही ये सारा ड्रामा कर रही थी। के बाद वो सेक्रेटरी को मैसेज कर देती है कि 5 मिनट में ये सारी चीजें ना सॉल्व होनी चाहिए। वो बोलता है ठीक है तो आप टाइमर लगा लो। इसके बाद वो एक्ट्रेस और उसका मैनेजर मिलकर शाओमी के ऊपर इल्जाम डालने लग जाता है। पहले तो उसकी फोटोग्राफर असिस्टेंट ने उसकी ड्रेस खराब की और फिर भी वो अपने असिस्टेंट की साइड ले रही थी। एक्ट्रेस बोलती है मिस्टर ली ऐसी फोटोग्राफर को ना आपको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस फोटोग्राफर है, उसने तो बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, आप उसी के ऊपर इल्जाम लगा रही है की वो गलती कर सकती है। तो शौक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस फोटोग्राफर है। जो बातें वो एक्ट्रेस सुन लेती है और शौक हो जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि शाओमी ही ली की वाइफ है। उस एक्ट्रेस के मैनेजर को कॉल आती है आपके कॉन्ट्रैक्ट को ना टर्मिनेट किया जा रहा है। इसके बाद वो एक्ट्रेस शाओमी के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है मैं जानती हूँ आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पावर का गलत फायदा उठाएंगी और हमें बुली करेंगी।
मैं बोल रही हूँ ना, इस फोटोग्राफर ने सच में मेरा ड्रेस खराब किया था। शाओमी बोलती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने तुम्हें टच भी नहीं किया। एक्ट्रेस बोलती है तुम ना झूठ बोल रही हो। शाओमी बोलती है अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। शाओमी की असिस्टेंट बोलती है मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन थी, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन आपकी आज असलियत सामने आ गई है। शाओमी अपने असिस्टेंट को बोलती है तुम घर जाकर रेस्ट करो और छुट्टी ले लो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। के बाद ली और शाओमी भी वहाँ से जाने लगते हैं। वो एक्ट्रेस ली से पूछने लग जाती है क्या आप मुझे बताएंगे आपने मुझे अपनी कंपनी का स्पोकन पर्सन क्यों बनाया था, क्योंकि मेरी वजह से आपकी कंपनी को फायदा है ना, तो आप मुझे निकाल क्यों रहे हो। ली शाओमी को हक करते हुए बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ के अगेंस्ट गई हो, और जब मेरी वाइफ ने कह दिया है कि तुम सही नहीं हो तो मैं तुम्हारी जैसी बंदी को अपनी कंपनी में रखूंगा ही नहीं। शाओमी तो उसे पीछे से शाबाशी दे रही होती है, वाह मेरे पति क्या बात कही है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर जाने लगता है। पूछता है क्या मैंने अच्छा किया। वो बोलती है आज तो तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है मेरे प्यारे पति। और उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ और मैंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हुए हैं। बोलता है तुम भूल गई क्या, तुमने खुद ही ग्रैंडपा को बताया था बर्थडे पार्टी में, तो मैंने भी वहाँ पर ये बात सुन ली थी। उनका शाओमी तो खुश हो जाती है, अरे वाह मेरे पति तुम्हें तो सब याद रहता है। इसी में शाओमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए क्लब में आई होती है। दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पर मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। शाओमी की फ्रेंड उसे बोलती है आखिर तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ कैसी चल रही है, क्या बोली तुम्हारे साथ अच्छे से है। शाओमी बोलती हाँ बहुत ही अच्छे से है, मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा। बोलती ये तो अच्छी बात है, उसके साथ अच्छे से अपनी लाइफ बिताओ। शाओमी पूछती है तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड मेरी स्टेप मॉम से प्यार करते हैं। फ्रेंड बोलते हाँ मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वो बोलती है फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी मॉम से प्यार करते होंगे। नहीं वो करते थे, लेकिन अब उनकी लाइफ में कोई और ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में और कोई ना आए, क्योंकि मैं बढ़ते दम तक एक ही से प्यार करूंगी। फ्रेंड बोलती है मुझे समझ में आया कि हम तुमसे हर चीज में इतना ज्यादा पीछे क्यों है, क्योंकि तुम सच में रियल आर्टिस्ट हो, तुम सभी चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली जो लेती हो। शाओमी बोलती है मुझे तो ऐसा ही प्यार चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरा पति मुझे वैसा प्यार नहीं दे सकता है क्या। फ्रेंड बोलती है ये सारी बातें छोड़ो, चलो हम दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। लेकिन शाओमी तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है। ली उसे यहाँ पर लेने के लिए आया होता है। शाओमी की फ्रेंड उसे बताती है मैं ना इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ, ये क्लब मेरा है इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम इसी के साथ बड़ी हुई हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वैसे भी शाओमी के यहाँ पर ज्यादा दोस्त नहीं है, तो तुम इससे मिलने आया करना। इसके बाद वो शाओमी को अपना कोट पहना देता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में वो उसे पकड़कर हक करने लग जाती है और पूछती है जनाब तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, तुम कितने पैसे लेने वाले हो। वो बोलता है ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। शाओमी फिर उसे अच्छे से देखने लग जाती है और तुरंत ही उसे किस कर लेती है। इवन फिर वो उसके ऊपर सोने लग जाती है। ली सोचता अब ये तीसरी बार है जो उसने मुझे किस किया है, और उसे बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है ऐसे कैजुअली किसी को भी किस नहीं किया जाता है। ये बोलकर वो उसे उठा लेता है। शाओमी उसे बोलती है मैं किसी को भी थोड़ी ना किस कर रही हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड को किस कर रही हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ये दोनों छोटे थे, तभी इन दोनों की फैमिलीज के बीच में फ्रेंडशिप थी। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। शाओमी को हमेशा से ही ली बहुत ज्यादा हैंडसम लगता था, और एक बार तो उसने उसे किस भी कर लिया था, और फिर वो उसे हैंडसम ब्रदर बोलती है। प्रेजेंट में ली शाओमी को घर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है जाओ तुम तुरंत ही जाकर शावर ले लो, और 10 मिनट में अगर तुम नहीं निकली ना तो मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ जाऊंगा। शाओमी तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। के बाद जैसे ही वो बाथरूम में आकर देखता है तो वो वहीं पर सो गई होती है, तो वो तुरंत ही उसे उठाता है और फिर वो उसे बेड पर लाकर बिठा देता है। उसके बाद उसके लिप्स साफ करने लग जाता है। शाओमी बोलती है अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो जल्दी करो। वो बोलता है किसने बोला मुझे किस करना था। शाओमी उसके नजदीक जाती है और उसे किस कर कर बोलती है सॉरी एक्चुअली में मुझे करना था। उसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओमी की नींद खुलती है तो वो देखती है ली उसका ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वो कोई काम का बहाना बनाकर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। शाओमी को अपसेट देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है क्या हुआ है, तुम लोगों का कोई झगड़ा हो गया है क्या।
शाओमी बोलती है नहीं। इसके बाद जैसे ही वो घर पर वापस आती है तो चुपके से अपने रूम में जाने वाली होती है, पर जल्दी से ली उसे रोकता है और पूछता है आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। शाओमी बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बोलता है ठीक है तो फिर मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शाओमी उसके पास आकर बैठ जाती है। वो पूछता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी, कल रात तुमने मुझे किस किया था। शाओमी बोलती है मैंने कब किया, मुझे तो याद भी नहीं है। एक्चुअली मैं ड्रंक होने के बाद ना मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। ली बोलता है एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हारे डैड से पूछा था, मुझे पता लग गया है कि तुम ड्रंक होने के बाद भी सारी चीजें याद रखती हो, तो क्या हुआ था वो बताओ। शाओमी बोलती है देखो मेरी एज हो चुकी है और तुम इतने ज्यादा हैंडसम मैन हो तो ऑफ कोर्स है ना मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ली बोलता है अच्छा तो यहाँ पर आकर बैठो। शाओमी उसके ऊपर आके बैठ जाती है और बोलती है मेरे आसपास तुम ही इकलौते मैन हो जो कि इतने ज्यादा हैंडसम हो, यही रीजन है कि मैंने तुम्हें किस कर लिया और मैं तुमसे अट्रैक्ट हो रही थी। ली शाओमी को नजदीक कर बोलता है फिर क्या, हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें क्या और अपने फेक रिलेशन को असली बना दे क्या। शाओमी बोलती है बिल्कुल भी नहीं और वो उठने की कोशिश करती है। वो बोलता है तुम कैसे जा सकती हो, अभी तो हमारा हिसाब बराबर भी नहीं हुआ है, कल तुमने मुझे किस किया था। शाओमी बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम भी मुझे किस कर मेरा किस वापस कर दो। तो वो मान जाता है और तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। शाओमी तो शर्मा जाती है और तुरंत ही अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे शाओमी अपनी फ्रेंड को कॉल कर इस बारे में सब कुछ बता रही होती है। इसके बाद वो अचानक से बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है। ली और वो दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। अचानक से ली वहाँ पर शाओमी को पिक करने के लिए पहुंच जाता है तो उसे जल्दी से हक कर लेती है। बोलता है अब तुम सो जाओ, हम रात में ना घूमने के लिए चलेंगे। इसके बाद शाओमी सोने के लिए चली जाती है और रात में ये दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं। ली उसके लिए ज्वेलरी भी खरीदता है। इसके बाद जैसे ये दोनों वापस अपने रूम में आते हैं ली शाओमी को हक करने लग जाता है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं, पर वो उसे रोक देती है और बोलती है यही तुम्हारा रिवॉर्ड था मुझे पिक करने आने के लिए, लेकिन अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो भाग जाती है। ट्रैक में दिखाया जाता है एक्चुअली मेली पहले से ही शाओमी को पसंद करता था। जब उसका इंटरव्यू भी होता था तो वो बताता था मैं किसी को लाइक तो करता हूँ लेकिन शायद मैं उसे ये बात कभी कन्फेस कर ही नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ली कहीं बाहर गया होता है। शाओमी होटल के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो उसे देखती है तो खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों यहाँ पर ग्रैंडपा के घर पर पहुँच जाते हैं। ली यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ चेस खेल रहा होता है और शाओमी उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। वो उसे रूम में ले जाकर लिटा देता है। शाओमी को नींद खुलती है तो वो रूम के बाहर आ जाती है और देखती है उसके ग्रैंडपा यहाँ पर ली से उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। ली ग्रैंडपा को बोलता है मैं शाओमी को बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ इसलिए हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा। शाओमी जैसे ये बात सुनती है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी। इसके बाद वो ली के क्लोज आने के अलग अलग बहाने कर रही होती है। इसके बाद वो ग्रैंडपा को बताती है मैं भी अब ली को पसंद करने लग गई हूँ, इसलिए अब मैं भी उसे उतना ही प्यार करूंगी जितना वो मुझे करता है। इसके बाद वो एक नोटबुक लेकर ली के पीछे घूमने लग जाती है और उससे उसकी पसंद की चीजें पूछकर नोटिस कर रही होती है। इसमें शाओमी जानबूझकर बीमार होने का नाटक कर रही होती है। जैसे ली यहाँ पर उसके पास आता है तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके बाद ये दोनों किस करने लग जाते हैं लेकिन ली अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता और उसे सोने के लिए बोलता है। नेक्स्ट डे ली अपनी बिजनेस ट्रिप पर चला गया होता है और शाओमी अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है उसे ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए उसके हस्बैंड ने उसके लिए ज्वेलरी ब्रांड ही खरीद लिया है। शाओमी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो शाओमी उसे बता देती है कि तुम्हारा सरप्राइज ना काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद जैसे ही दोनों किस करने लग जाते हैं तभी ली की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो शाओमी से पूछता है क्या तुमने स्ट्रॉबेरी मिल्क पिया था। शाओमी बोलती हाँ क्या तुम्हें एलर्जी है। बताता है मिल्क की बनी हुई सारी चीजों से ना मुझे एलर्जी है। इसके बाद शाओमी उसे एलर्जी की मेडिसिन ला कर देती है और उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है कोई बात नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शाओमी बोलती है अब मैं दूध की बनी हुई कोई भी चीज नहीं पीऊंगी। ली बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। शाओमी बोलती है नहीं मैं करूंगी, मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे शाओमी मेड आंटी से बातें कर रही होती है और उनसे ली के बचपन के बारे में पूछ रही होती है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड जिंदा थे, तब तो वो बहुत ही ज्यादा बातें किया करता होगा ना।
और एक हंसता हुआ बच्चा होगा। आंटी बोलते नहीं, वो ना बचपन से ही शांत स्वभाव का है। मम्मी बोलती है मैं ना उसके बारे में और जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी? फिर बताती है जब वो छोटा था ना तो उसके मॉम डैड उससे प्यार ही नहीं किया करते थे। उसके डैड तो कंपनी में काम में बिजी रहते थे और उसकी मॉम को उससे कोई प्यार नहीं था। एक्चुअली ली की मॉम की शादी उसके डैड से एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन ली की मॉम पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता ना अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन जब उसके बाद ली पैदा हुआ था और भी चीजें बिगड़ने लग गई। लेकिन जब जियांग पैदा हुआ तो ली की मॉम और उसके डैड के बीच का रिलेशन अच्छा हो चुका था। उसकी मॉम जियांग को ही ज्यादा प्यार करती थी, ली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। जियांग जब छोटा था ना तो वो एक बार खो गया था। इसका इंतजाम मॉम ने ली के ऊपर ही डाल दिया था, तो जैसे वो अपने आप को ना पूरी तरीके से खो चुका था और साइलेंट रहने लग गया। शाओमी सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आखिर एक मॉम अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि दोनों ही उसके बच्चे हैं। आंटी बोलती है जब से आप उनकी लाइफ में आई हो ना तब से वो बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हैं और खुश रहते हैं, तो आप ऐसे ही प्लीज उनके साथ हमेशा रहना। ये बार शाओमी ली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दोनों का रिलेशनशिप और भी ज्यादा अच्छा होता है। पहली बार दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। ली के भाई जियांग को इस बारे में पता लग जाता है कि ली ने ही जियांग और रेन की उस न्यूज को लीक किया था ताकि उसकी और शाओमी की शादी टूट जाए। इसलिए वो अपने भाई ली को मारने लग जाता है। भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कितने शेमलेस हो, आपने मेरा प्यार मुझसे छीना है। ली बोलता है तुम ना उसे डिजर्व ही नहीं करते थे। जियांग शाओमी को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और वो फिर से उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं था। शाओमी बोलती है जो तुम मुझसे करते थे ना वो प्यार नहीं था, सच में तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे ही चूज करते। एक बार शाओमी जैसे ही घर पर आती है तो वो देखती है ली बहुत ही ज्यादा अपसेट है, क्योंकि उसे लगा था शाओमी वापस से जियांग के पास चली जाएगी। वो उसे बताती है मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था ना, मैं बस अपनी सारी चीजें क्लियर करने जा रही हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। ली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे शाओमी से मिलने के लिए जियांग की मॉम और डैड आए होते हैं। जियांग यहाँ पर शाओमी की बातें सुन रहा होता है और उसे बता देता है उसका भाई अच्छा नहीं है, बचपन में उसकी वजह से वो खो गया था। शाओमी उसे एक्सप्लेन करती है वो भी उस टाइम पर छोटा बच्चा था, वो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था, उसी वक्त चोर तुम्हें पकड़ कर ले गए थे, तो इसमें उसका क्या कसूर है, बल्कि वो तो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करता है और तुम्हारे लिए ही सब कुछ सोचता है। जियांग को समझ आ जाता है और शाओमी उसे बोलती है अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से जरूरी बात करनी है। ये बात शाओमी जियांग की मॉम को बोलती है आपने अपने बेटे ली के साथ ना बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। आपको क्या लगता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि ली आपका फर्स्ट लव का बेटा है और आपकी शादी जब मिस्टर लू के साथ हो गई थी तो आप पहले तो उनके साथ खुश नहीं थी, लेकिन जब आपके और मिस्टर लू के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो आपने कभी ली को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो तो आपके फर्स्ट लव का बच्चा था ना। इसी वजह से आप सिर्फ जियांग से ही प्यार करती रही और अब आप चाहती है कि सब कुछ उसे ही मिले। ली की मॉम तो शौक हो जाती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। वो बताती है मैंने ली के रूम में एक डॉक्यूमेंट देख लिया था और मुझे पता लगा कि वो ये चीज बचपन में ही जान गया था। पता लग गया था कि आप उसे इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो लू फैमिली का था ही नहीं। उनको तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद वो जियांग के पास जाती है और बोलती है अब मैं ली को फेस नहीं कर पाऊंगी तो मुझे अब्रॉड भेज दो। इधर ली और शाओमी अपनी हैप्पी मैरिज को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।